अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप बीएससी बॉटनी कर रहे हैं या फिर एमएससी बॉटनी कर रहे हैं और आपको मीडियम को लेके यानी कि हिंदी मीडियम में मिलने वाले स्टडी मटेरियल को लेके और आगे बड़े बड़े एग्ज़ाम को पार करने के रिगार्डिंग कई सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं या कई सारी दिक्कतें आ रही है, या फिर आप बेशक हिंदी मीडियम से हैं मगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और इस तरह चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिलें, आप ज़िंदगी में सक्सेस हों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट आपसे हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग से बेसिक टॉपिक के साथ। और ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना मानना है कि ये टॉपिक आपकी मदद करेगा। तो जी हाँ, टॉपिक का नाम हमारा है, पहला वर्ड है मास्टरिंग बॉटनी बेसिक्स फॉर हिंदी मीडियम। यानी कि यहाँ पे देखें 3 शब्द हैं, पहला वर्ड है मास्टरिंग, दूसरा वर्ड है बॉटनी और तीसरा वर्ड है बेसिक। अब समझते हैं एक एक को। सबसे पहला वर्ड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बॉटनी। बॉटनी आपको मालूम है कि बॉटनी किसको कहते हैं। यहाँ पे मैं बॉटनी की विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। बॉटनी शब्द का मीनिंग क्या है ये आपको पता है, बॉटनी परिभाषा भी आपको पता है, बट सवाल ये है कि ये बेसिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक्स। और एक शब्द और है कि ये मास्टरिंग क्या होता है, यानी कि मास्टर क्या होता है। यानी कि मास्टरिंग और बेसिक्स के 2 वर्ड अगर हमारे समझ में आ जाएं तो हमारा काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मास्टरिंग है ये क्या है। मास्टरिंग का मतलब है, ये वैसे इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको आप डिक्शनरी में करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता समझ में आ जाएगा, बट मेरी नज़र में मास्टरिंग का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट का इतना नॉलेज आपको हो जाना कि आप उसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकिल चलानी आती है, यानी कि आपको इतनी साइकिल चलानी आती है कि आप थोड़ी बहुत भीड़ में भी आप साइकिल चला सकते हैं, आप शहर में भी साइकिल रन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टूटी सड़क पर भी आप साइकिल चला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप साइकिलिंग में मास्टरी भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसके एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। तो यानी कि एक्सपर्ट हो सकते हैं कि एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरी है एक लेवल का होना, यानी कि साइकिल का कुछ नॉलेज आपको पहले से होना, कुछ नॉलेज यानी कि आपको इस सब्जेक्ट का बेसिक का पता होना। अब ये जो बेसिक क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक्स आते हैं मगर उनको लगता है कि मुझे नहीं आते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं मगर उनके पास बेसिक नहीं होते। आपने अपने आसपास में देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं दूंगा नीट का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं पूरे साल भर हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में, मगर जब उनका फाइनल रिजल्ट आता है तब उनका सिलेक्शन नहीं होता। यानी कि वो बच्चे हैं जिनके पास बेसिक नहीं होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये आप भी एग्री करेंगे और मैं भी एग्री करूँगा। अब सवाल है कि मानो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, या एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो अब इसका क्या सोल्यूशन करेंगे। तो अब समझते हैं कि ये बेसिक क्या होते हैं। ये बेसिक्स का सिंपल मतलब होता है कि यानी कि आपको 11th और 12th का नॉलेज है, 11th और 12th का नॉलेज है। बट इससे पहले हमने बात की कि हिंदी मीडियम में एक आम समस्या आती है कि साहब बहुत सारी किताबें हिंदी मीडियम में नहीं हैं, स्पेशली एमएससी के स्तर पे और काफ़ी कुछ हद तक बीएससी के स्तर पर भी। बट डियर फ्रेंड, एक चीज़ आपको मालूम है कि आप 11th और 12th की बुक्स आपने हिंदी में पढ़ी है और अभी भी कुछ अच्छी किताबें हैं जो हिंदी में मिलती है। अच्छी किताबों का मेरा मतलब क्या है कि वो किताब अच्छी होती है जिसमें डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया गया हो और जिसमें जो मैटर है
यानी कि उस डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझाया गया हो, यानी कि डायग्राम और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करते हों, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होता। तो वो होता है अच्छी बुक्स का होना। तो अगर आपके पास 11th और 12th का नॉलेज अगर है तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक तैयार हो चुका है। अब सवाल है कि साहब 11th और 12th, बहुत से बच्चे जब हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप में कहते हैं कि सर 11th 12th तो बड़ी मुश्किल से पास करके आए हैं, 11th 12th तो बड़ी मुश्किल से पास करके आए हैं, अब हमसे वापस 11th 12th पढ़नी पड़ेगी क्या? मैं कहता हूँ हाँ, पढ़नी पड़ेगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर अब तो हम MSc में आ गए हैं, क्या वापस से पढ़नी पड़ेगी? मेरा जवाब वहाँ पर भी हाँ होता है। फिर है कि क्यों ऐसा, यानी कि ये आपका पास जो बेसिक्स है ये क्यों होना ज़रूरी है। आप जहाँ कहीं भी हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके सामने 3 साल हैं, आपको 3 साल तक अच्छे नंबर लाने हैं और प्लस 3 साल के बाद आपको फर्दर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाना है, फर्दर किसी जगह जाना है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं। आप MSc में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपको इसके बाद भी कोई एक और एग्ज़ाम पास करना है जिसमें बॉटनी आएगी, इसका मतलब है कि हम एक एकेडमिक लाइन में चल रहे हैं और इस एकेडमिक लाइन में चल रहे हैं, वहाँ पर हमें बॉटनी तो पढ़ना ही है, बॉटनी तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो ये ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं BSc करके छोड़ दूंगा तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें कि ज़रूरत इसलिए है कि डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, आप कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें, कौन सा भी ले लेना, 70%, जी हाँ 70% सिलेबस या क्वेश्चंस वही हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़े थे। अगर आप अभी MSc बॉटनी में हैं तो आप अपना सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस को पढ़िए और फिर आप 11th और 12th की बुक उठाइए, उसको पढ़िए, दोनों को मैच करिए, दोनों को देखिए कि कितना अंतर है, कितनी सिमिलरिटी है। यानी कि 70% अगर आपकी फाउंडेशन हो जाती है, 70% आपकी फाउंडेशन हो जाती है यहाँ से। और इंटरेस्टिंग बात कि ये नया नहीं है आपके लिए, हो सकता है जब आप 11th में थे, 12th में थे, तब आपको मुश्किल लगती थी ये बातें, मुश्किल लगता था कुछ सब्जेक्ट, कुछ यूनिट्स हैं वो मुश्किल लगती थी, उसके कुछ और रीज़न हैं, मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। बट अब आप उससे आगे आ गए हैं, यानी कि आप 11th 12th को पार करके आप कॉलेज में आ गए हैं, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। अब आपका जो माइंड का लेवल है वो भी राइज हुआ है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल राइज हुआ है और आपकी मेमोरी भी इंक्रीज हुई है, आपको एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। यानी कि अब आपके लिए वो 11th 12th की किताबें एक बहुत छोटी सी लगेंगी और सच में वो छोटी ही हैं बट हैं कमाल की, छोटी सी हैं बट है कमाल की, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि वहाँ से आपको 70% आएगा। अब आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर ऐसा तो नहीं है, हाँ आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ऐसा नहीं है, बट फ़र्क क्या हुआ है, फ़र्क ये है कि लेवल बढ़ा है। यानी कि वहाँ पे सपोज करिए कि वहाँ पे एक शब्द था थैलोफाइटा, वहाँ पे एक ही वर्ड था थैलोफाइटा 11th 12th में, और थैलोफाइटा में आपके एक मेंबर थे, एक एल्गी और एक फंजाई, इतना ही था। आपके BSc में पूरा एल्गी का एक पेपर है, फंजाई का पूरा पेपर है, MSc में आपका और डिटेल है। यानी कि बेसिक वही हैं, थैलोफाइटा के कैरेक्टर वही हैं जो वहाँ 11th 12th में पढ़े थे, वो थे वही यहाँ हैं। अब आपकी डेप्थ, यानी कि अब आपका डेप्थ का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा कि डेप्थ का मतलब है कि आपके नॉलेज का प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो नॉलेज है, जो आप जानते हैं, उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं।
दैट इज द डेप्थ, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो आपको बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ आ रहा है आंसर में, बट आपने खिचट पिचट इस तरह से भर दिया है कि एग्जामिनर के समझ में ही नहीं आएगा तो नंबर नहीं आएंगे। या फिर आपके कन्फ्यूजन बने हुए हैं, आपके कंसेप्ट नहीं हैं और आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार सी और डी ऑप्शन तो एक बराबर जैसे लग रहे हैं, आपने डी भर दिया था आपका सी, तो वहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम आती है। यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ही है आपके सब्जेक्ट की डेप्थ। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया कि साहब इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है कि यानी कि 70% आपकी सफलता यहाँ से तय हो जाती है। यानी कि आपका 70% मार्क्स तो आपके इसी से आ जाते हैं, बशर्ते कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया हो। अच्छे से पढ़ लिया का मतलब है कि आपने 11th और 12th को जाके 2 बार रीडिंग लगा ली हो, किताब खोली, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक 2 बार आपने रीडिंग कर ली, हो गया अच्छे से। अब आगे चलें। अब आगे मैकेनिज्म क्या है कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है। आपका अब तक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। हाँ, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैं एक NLP का पर्सन यानी कि स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते एक बहुत इम्पोर्टेंट बात या कंसेप्ट या फैक्ट है वो शेयर करना चाहता हूँ। इसको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आपको फ़ायदा है। क्या है, हमारा जो माइंड जो है, हमारा माइंड उन चीज़ों को अच्छे से लेता है जिनको पहले से जानता है। एक बार फिर से, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेता है जिनको वो बहुत पहले से जानता है। यानी कि वहाँ पे हमारा माइंड डरता नहीं है, हमारा माइंड घबराता नहीं है, हम घबराते नहीं, बहुत आसानी से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि माइंड हमारा, दूसरी खास बात है कि माइंड हमारा मशीन की तरह काम करता है। मशीन की तरह काम करने का मतलब है कि जब, जैसे मान लो आपने अपने फ़ोन में सॉन्ग लगा के छोड़ दिए, सॉन्ग आपके बजते रहेंगे, भले ही आप उनको सुनो या ना सुने। या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपने चाबी किसी को दे दी तो वो भी आपकी मोटरसाइकिल को ड्राइव कर सकता है। यानी कि मोटरसाइकिल बेशक आपकी है, भले ही वो रॉन्ग इंटेंशन से भी ले जाए, तो वो एक मशीन है। यानी कि पर्पज़ है कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप MSc में हैं, आप BSc में हैं, आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसका थोड़ा बहुत आपके माइंड में पहले से है, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में पहले से जानते हैं, तो क्या होगा कि आपका माइंड है उसको मशीन की तरह ऑटो पायलट मोड में चलाना शुरू कर देगा, मशीन की तरह। अब फिर इसका मशीन की तरह का मतलब क्या, या फिर ये कहूँ कि इसका फ्यूल क्या है, इंजन क्या है, यानी कि इसका ईंधन क्या है। फ्यूल इसका है आपके बेसिक्स आपने जितनी बार पढ़े हैं, बेसिक्स आपने जितनी बार पढ़े हैं, मतलब एक बार न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग लगा देना तो आपका मशीन की तरह चलना, ऑटो पायलट मोड में ये चलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि साहब ऑटो पायलट मोड में चलने से क्या फ़ायदा होगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। ऑटो पायलट मोड में चलने का फ़ायदा ये होगा कि आप, एक बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करनी है तो एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ लिया, फिर एक बार आपने कंपटीशन तैयारी के लिए पढ़ लिया। फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले दिन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके बड़े एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उस दिन आप आराम से एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, आपके अंदर कोई फियर नहीं आएगा। और जब डर, घबराहट और फियर नहीं आएगा तो आपका माइंड उन तमाम जो आपकी जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को यूज करेगा। बेसिक्स का मतलब जो इस माइंड ने लर्न कर लिया है, बेसिक का मतलब जो इस माइंड ने लर्न कर लिया है। ये माइंड जिनको जानता है, जिस कंटेंट को जानता है, वो आराम से वो ऑटो पायलट मोड में एग्जाम में वो प्रोसेस कर देगा। यानी कि टिक मार्क करने हैं, ABCD भरना है तो ABCD भर देगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो डिस्क्रिप्टिव कर देगा, ये माइंड आपका काम कर देगा। अब आगे, अब सवाल है कि सर ये चीज़ हमारे अभी तक हमारे पास बेसिक है नहीं और हम MSc में भी आ गए और अभी तक हमारे पास वो बुक्स भी नहीं है और सर वो पढ़ी भी नहीं जाती, इतना समय ही नहीं है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमारे पास और बहुत सारे काम हैं। तो
अब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं 3 मेथड को शेयर कर रहा हूँ आपको। तीनों ही NLP की मेथड है। NLP मतलब माइंड का साइंस। पहली मेथड है वर्ड मेथड, शब्द विधि। वर्ड मेथड या शब्द विधि। ये वर्ड मेथड शब्द विधि क्या है? मान लो आप पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा, या फिर आप पढ़ रहे हैं एल्गी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, या आप पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, या आप जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप ये पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव, आप सपोज ये पढ़ रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, सपोज ये आपका टॉपिक है थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, ये आप पढ़ रहे हैं। वर्ड विधि, शब्द विधि का मतलब है, शब्द मेथड का मतलब है कि आपके पास ये 3 शब्द आ गए हैं। एक आ गया थैलस, एक आ गया स्ट्रक्चर, एक आ गया एल्गी। तो आपको क्या करना है कि तीनों शब्दों को, थैलस को, स्ट्रक्चर को और एल्गी को, तीनों को आपको, तीनों के जो शब्द हैं उनका मीनिंग देखना है, उनका मीनिंग। अब आप सवाल है कि मीनिंग आप कहाँ देखेंगे? मीनिंग आपका जो फ़ोन है उसमें विकिपीडिया से आप देख सकते हैं, गूगल पे जाके इसका मीनिंग देख सकते हैं। बट आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको अगर प्रॉब्लम है इंग्लिश में, इंग्लिश की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आई रिकमेंड कि आप जो सेकंड मेथड है, जो इसी का मॉडिफिकेशन है, डिक्शनरी मेथड इसको बोलता हूँ मैं। यानी कि आप एक अच्छी सी डिक्शनरी ले लें इंग्लिश टू हिंदी की, और आप उस डिक्शनरी में जाके देखें कि थैलस का मीनिंग क्या, ढूंढें आप उसमें थैलस का मीनिंग उस डिक्शनरी में। फिर आप स्ट्रक्चर का मीनिंग देखें, इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आप एल्गी का मीनिंग देखें। और इसके बाद अगर आप बॉटनी की डिक्शनरी आपके पास है तो उसमें देख लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप इंग्लिश की डिक्शनरी में आप ज़रूर देखें। ये होगी पहली मेथड, यानी कि ये वर्ड मेथड और ये डिक्शनरी मेथड। वर्ड मेथड ये विकिपीडिया और उनके लिए है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से या जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो डिक्शनरी का यूज़ ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सर इंग्लिश तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो ये डिक्शनरी मेथड है, वो बहुत काम की मेथड है, इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये वो मेथड्स हैं जो सैकड़ों बच्चों पे आजमाई हुई हैं। सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन मेथड को यूज़ किया है और आज बहुत अच्छे से वो आज परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अगली मेथड जो है फोकस ऑन मास्टरमाइंड हैबिट या रिलेट विथ पॉपुलर। ये एक शब्द है मास्टरमाइंड। वैसे मास्टरमाइंड शब्द आपको दोनों ही संदर्भ में मिलेगा, पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में। यहाँ पे मैं पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दोस्त है और यही टॉपिक है तो आप उससे छोटी सी चर्चा कर सकते हैं, बात कर ली बैठे बैठे। या आप ये देखिएगा कि जो आपका जो दोस्त है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो दोस्त आपका कौन कौन सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, यानी कि उसको क्या क्या अच्छा लगता है। फिर आप देखिएगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, तो दोनों आप डिस्कस कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के टीचर हो सकते हैं। क्योंकि कॉलेज की लाइफ में या यूनिवर्सिटी की लाइफ में एक सबसे बड़ा जो बिग अचीवमेंट होता है, एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, वो होते हैं आपके दोस्त, आपके बैचमेट। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कुछ भी कहें, मान लो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं मिल रही हैं आपको, आप दूर रहते हैं या आप डाउन करते हैं, कुछ भी ऐसा है, आपको अपने फ्रेंड्स का साथ ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप इसको रिलेट विथ पॉपुलर, यानी कि ये जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की जो पहली जो शब्द हैं, यानी कि जो टॉपिक की हेडिंग जो है, उसको आप किसी एस्पेक्ट से रिलेट कर सकते हैं,
उसको आप किसी एस्पेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। आपका कोई नाम मिलता जुलता नाम हो सकता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे 11th और 12th में हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, आवर्त सारणी को याद करते हैं, इस तरह से इसके कुछ शब्दों से, कुछ इवेंट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये थी वो मेथड्स जो बॉटनी बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, अब सावधानी क्या रखनी है डियर फ्रेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात रखिएगा। हो सकता है कि आपने सुना हो 11th और 12th में आपको किसी ने भी कह दिया हो कि बॉटनी है तो रट लो। नहीं, बिल्कुल नहीं रटनी है, रटना है ही नहीं। हमें क्या करना है, रीडिंग करनी है, रटना नहीं है, हमें रीडिंग करनी है। संभव हो तो अपने टीचर से सवाल पूछने हैं या अपने जो दोस्त हैं उनसे सवाल पूछने, उनसे बात करनी है। हमें विकिपीडिया भी देख सकते हैं, हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हम गूगल पर भी देख सकते हैं, बट रटना नहीं है और रटने की ज़रूरत भी नहीं है इस मेथड से, क्योंकि 11th 12th का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से है। तब आपने बहुत रटा था, बस वो रटने का चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया। अब चैप्टर शुरू हो गया समझने का, बार बार रीडिंग करने का, बार बार प्रैक्टिस करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, आप रटने को छोड़ें, इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल के अंदर आप अटेंटिव रहें। जब आपका प्रैक्टिकल लैब चलती है तब आप बहुत सारे सवाल पूछें, आप लैब असिस्टेंट से सवाल पूछें, लैब स्टाफ से पूछें, आप वहाँ आपके जो टीचर हैं उनसे पूछें, आपके जो दोस्त लोग हैं उनसे पूछें, बहुत सारे सवाल आपको वहाँ पूछें तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो गुजारिश कि आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दें, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप लिख दें, या आप मुझे किसी भी माध्यम से ये सवाल आपके भेज दें। अगले वीडियो के रूप में आपको आंसर मिलेगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।